हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग अपने प्राचीन भारत के सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग प्राचीन भारत में प्रादेशिक राज्य और मगध का उदय, ईरान और मकदनिया का आक्रमण और मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और अपने दोस्तों को भी इसमें कनेक्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत, प्रादेशिक राज्य और मगध का उदय। बड़े राज्यों के उदय की स्थितियाँ। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के बढ़ते उपयोग ने बड़े प्रादेशिक राज्यों के गठन की परिस्थितियाँ पैदा की। लोहे के हथियारों से लैस योद्धा वर्ग ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक कृषि उपकरण और औजारों ने किसानों की खाद्यापूर्ति से अधिक खाद्यान्न उपजाने में सक्षम बनाया। सैन्य और प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राजकुमारों द्वारा कर के रूप में अतिरिक्त उत्पादन एकत्र आने लगा। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में विकसित कस्बों के लिए भी अधिशेष उपलब्ध कराया जाने लगा। इन भौतिक लाभों से स्वाभाविक रूप से लोगों को पड़ोसी क्षेत्र के लोगों की तुलना में अपने देश में रहने के लायक बनाया। शहरों में अपने कार्यान्वयन केंद्र निर्मित के साथ बड़े राज्यों के उदय ने प्रादेशिक विचार की भावना को सुदृढ़ किया। लोग अब अपने जन या जनजाति से अधिक अपने जनपद या अपने इलाके के प्रति निष्ठा रखने लगे। महाजनपद। हम देख सकते हैं कि वैदिक काल के अंत में कुछ जनपदों का उदय हुआ। हालांकि ईसा पूर्व 500 के आसपास कृषि और बसावट की प्रगति के साथ ये एक सामान्य विशेषता बन गई। ईसा पूर्व 450 के आसपास अफगानिस्तान और दक्षिण पूर्वी मध्य एशिया तक फैले 40 जनपदों का उल्लेख पाणिनि द्वारा किया गया है। हालांकि दक्षिण भारत का प्रमुख हिस्सा इसमें शामिल नहीं है। पाली ग्रंथों से पता चलता है कि जनपदों का विकास महाजनपदों में हुआ, जो बड़े राज्य या देश है। इन ग्रंथों में 16 का उल्लेख है। इनमें से 9 का उल्लेख पाणिनि ने किया है, जो महाजनपद नहीं बल्कि जनपद है। बुद्ध काल में हमें महाजनपद नामक 16 बड़े राज्य मिलते हैं। इनमें से अधिकांश का उदय उत्तरी और मध्य गंगा के मैदान में हुआ, जिसमें गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों द्वारा शामिल है। ये ज़्यादातर विंध्य के उत्तर और पश्चिम उत्तर की सीमाओं से लेकर बिहार तक फैले हुए थे। इनमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती शक्तिशाली थे। पूर्व में हम अंग के बारे में सुनते हैं, जिसमें आधुनिक जिले मुंगेर और भागलपुर शामिल है। चंपा में इसकी राजधानी थी, जो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में बस्तियों के संकेत दिखाती है और वहाँ उसी शताब्दी का एक मिट्टी का किला भी है। अंततः अंग साम्राज्य का विलय अपने शक्तिशाली पड़ोसी मगध में कर लिया गया। पटना एवं गया के पूर्ववर्ती जिलों और शाहबाद के कुछ हिस्से को अपनाकर मगध उस समय का अग्रणी राज्य बन गया। इसकी पहली राजधानी राजगीर थी, उसके बाद पाटलिपुत्र। दोनों किलेबंद और शक्तिशाली थे और ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के आसपास इसके बसने के निशान मिलते हैं। गंगा के उत्तरी तिरहुत मंडल में वज्र राज्य स्थित था, जिसमें 8 राजवंश थे। हालांकि सबसे शक्तिशाली राजवंश लिच्छवी थी, जिसकी राजधानी वैशाली थी, जो वैशाली जिले में बसड़ गांव के रूप में जानी जाती है। पुराणों में वैशाली को अति प्राचीन बताया गया है, लेकिन पुरातत्व के अनुसार बसड़ ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के पहले नहीं बसा था। पश्चिम की तरफ हमें काशी साम्राज्य मिलता है, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। राजघाट में खुदाई से पता चलता है कि सबसे पहले बस्तियों की शुरुआत ईसा पूर्व 500 के आसपास हुई और इस तरह शहर मिट्टी के दीवारों से घिरे हुए थे। प्रारंभ में सभी राज्यों में काशी सबसे शक्तिशाली था। अंततः यह कौशल की शक्ति के सामने झुक गया। कौशल ने उत्तर पूर्वी प्रदेश के इलाकों को अपनाया और सीमाओं पर सतह मतः के तौर पर जानी जाती है। खुदाई से पता चलता है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में सतह मतः शायद ही बस गए थे, लेकिन हम एक मिट्टी के किले की शुरुआत देखते हैं। कौशल का एक महत्वपूर्ण शहर अयोध्या था, जो रामायण की कहानी से जुड़ा है। हालांकि खुदाई से पता चलता है कि ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से पहले किसी सूरत में नहीं बसा था। कौशल के कपिलवस्तु के शाक्य जनजातीय गणतांत्रिक क्षेत्र भी शामिल थे। कपिलवस्तु की राजधानी बस्ती जिले में
पिपरहवा के रूप में बताई गई है। ईसा पूर्व 500 से पहले पिपरहवा में रहन सहन की शुरुआत नहीं हुई थी। नेपाल में पिपरहवा ने से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लुम्बिनी शाक्यों की दूसरी राजधानी थी। एक अशोक अभिलेख से इसे गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहा जाता है। कोसल के पड़ोस में मल्लों के गणतांत्रिक कबीले थे जो वज्जी राज्य के उत्तरी सीमा से सटे थे। मल्लों की एक राजधानी कुशीनारा थी जहां गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। कुशीनारा देवरिया जिले में कसिया के रूप में जानी जाती है। पश्चिम की तरफ यमुना तट पर वत्स साम्राज्य था जिसकी राजधानी इलाहाबाद के पास कौशाम्बी में थी। वत्स कुरु वंश के थे जो हस्तिनापुर से आकर कौशाम्बी में बस गए। कौशाम्बी को गंगा और यमुना के संगम के निकट होने के कारण चुना गया था। जैसा कि खुदाई बताता है, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में मिट्टी के किले थे। हम कुरु और पांचाल के पुराने राज्यों के बारे में भी सुनते हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल की तुलना में राजनीतिक रूप से अब इसका महत्व कम हो गया था। मध्य मालवा और मध्य प्रदेश से सटे हिस्से में अवंती साम्राज्य सा इसे 2 भागों में विभाजित किया गया था। उत्तरी भाग में उज्जैन इसकी राजधानी थी और दक्षिण भाग में माहिसामती। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के बाद ये दोनों शहर काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए। हालांकि उज्जैन ने अंततः महिसामती को पीछे छोड़ दिया। यहाँ बड़े पैमाने पर लौह कार्य हुए और मजबूत किलाबंदी की गई। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से आगे भारत का राजनीतिक इतिहास इन राज्यों के बीच सर्वश्रेष्ठता के लिए आपसी संघर्षों का था। अंततः मगध का राज्य सबसे शक्तिशाली सिद्ध हुआ और एक साम्राज्य की स्थापना हुई। उत्तर पश्चिम में गांधार और कंबोज महत्वपूर्ण महाजनपद थे। कंबोज को पाणिनि के ग्रंथ में जनपद और पाली ग्रंथों में महाजनपद कहा जाता है। यह मध्य एशिया में पामीर क्षेत्र में स्थित था जो बड़े इलाकों में आधुनिक ताजिकिस्तान में फैला हुआ था। ताजिकिस्तान में ईसा पूर्व 1500 और 1000 के आसपास इंडो आर्य बोलने वालों से जुड़े घोड़ों, रथों और स्पोक युक्त पहियों, शमशान और स्वास्तिका के अवशेष पाए गए हैं। ईसा पूर्व 500 के आसपास कंबोज में संस्कृत और पाली दोनों बोली जाती थी जो उत्तर पथ द्वारा पाटलिपुत्र से जुड़ा था। मगध साम्राज्य का उदय और विकास। बुद्ध के समकालीन और हर्यक वंश के बिंबिसार के नेतृत्व में मगध प्रमुखता से उभर कर आया। उन्होंने आक्रामकता और विजय की नीति अपनाई जो अशोक के कलिंग युद्ध के साथ समाप्त हुई। बिंबिसार ने अंग प्रदेश पर विजय हासिल की और चंपा में इसे अपने बेटे अजातशत्रु को सौंप दिया। उन्होंने वैवाहिक संबंधों द्वारा भी अपनी सत्ता को सुदृढ़ किया। उनकी 3 पत्नियां थीं। बिंबिसार की पहली पत्नी कौशल के राजा की बेटी और कौशल नरेश के पुत्र एवं उत्तराधिकारी प्रसेनजीत की बहन थी। कौशल की इस दुल्हन के साथ बिंबिसार को दहेज के रूप में काशी का एक गांव मिला जिससे 1 लाख का राजस्व प्राप्त होता था और यह राजस्व सिक्कों के रूप में एकत्र किया जाता था। इस विवाह ने कौशल से शत्रुता समाप्त कर दिया और दूसरे राज्यों से निपटने में बिंबिसार को पूर्ण अधिकार दिया। उनकी दूसरी पत्नी चेल्लाना वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ और उसकी तीसरी पत्नी पंजाब के मद्रा वंश के प्रमुख की बेटी थी। विभिन्न रियायतों के साथ वैवाहिक संबंधों के बाहरी राजनयिक प्रतिष्ठा दिलाई और पश्चिमी और उत्तर की तरफ मगध के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। मगध का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अवंती था जिसकी राजधानी उज्जैन थी। इसके राजा चंदा प्रघोत महासेन ने बिंबिसार से लड़ाई की लेकिन अंततः दोनों ने समझौता कर लिया। बाद में जब प्रघोत पीलिया से पीड़ित हो गया तो अवंती राजा के अनुरोध पर बिंबिसार ने शाही वैद्य जीवक को उज्जैन भेजा। कहा जाता है कि बिंबिसार को गांधार शासक का एक दूत समूह और पत्र भेजा गया जिसे प्रघोत लड़ाई में हार गए थे। इस तरह अपनी विजय और कूटनीति के माध्यम से बिंबिसार ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में मगध को शक्तिशाली राज्य बनाया। पारंपरिक रूप से ऐसा माना जाता है कि मगध राज्य में 80,000 गांव थे। मगध की प्राचीन राजधानी राजगीर थी जिसका उस समय गिरिवराज कहा जाता था। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था जिसके द्वार को चारों तरफ से पत्थरों की दीवारों से घेर दिया गया था। इस तरह से यह अभेद हो गया था। बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक बिंबिसार ने ईसा पूर्व 544 से 492 के बीच 52 साल तक शासन किया। इसके बाद उसके बेटे अजातशत्रु ने ईसा पूर्व 492 से 660 ने शासन किया।
अजातशत्रु ने अपने पिता को मार डाला और खुद गद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु ने अपने पिता को मार डाला और खुद गद्दी पर बैठ गया। उनके शासनकाल में बिंबिसार वंश चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। उन्होंने 2 युद्ध किए और तीसरे की तैयारी की। उन्होंने अपने पूरे शासनकाल में विस्तार की आक्रमण नीति अपनाई। इससे काशी और कौशल दोनों भड़क गए। फिर मगध और कौशल के बीच लंबा संघर्ष हुआ। आखिरकार अजातशत्रु युद्ध में विजयी हुए और शांति समझौते के रूप में कौशल नरेश को अजातशत्रु से अपनी बेटी का विवाह और काशी का पूरा अधिकार सौंपने के लिए बाध्य होना पड़ा। अजातशत्रु संबंधों का कोई सम्मान नहीं करते थे। यद्यपि उनकी मां लिच्छवी की राजकुमारी थी, फिर भी उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। बहाना यह था कि लिच्छवी कौशल के सहयोगी थे। उन्होंने लिच्छवी के लोगों में मतभेद करा दिया और अंततः उन पर आक्रमण कर उनकी आज़ादी छीन ली और युद्ध में पराजित कर दिया। इसमें पूरे 16 वर्ष लगे। वे युद्ध में गुलेल की तरह की मशीन का इस्तेमाल करते थे जो पत्थर फेंकता था। ऐसा करने में वे सफल भी रहे। उनके पास एक दंड वाला या गदे वाला रथ था जिससे सामूहिक हत्या की जाती थी। इस प्रकार काशी और वैशाली के जुड़ने से मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ। अजातशत्रु को अवंती के शक्तिशाली शासक का सामना करना पड़ा। अवंती ने कौशाम्बी के वत्सों को हराया था और मगध पर आक्रमण की धमकी दी थी। इस धमकी के कारण अजातशत्रु ने राजगीर की घेराबंदी शुरू कर दी, जिसके दीवारों के अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं। हालांकि इसके जीवन काल में आक्रमण नहीं हुआ। अजातशत्रु के बाद उदयदिन आया। कहा जाता है कि शासन महत्वपूर्ण था क्योंकि उन्होंने पटना में गंगा और सोन के संगम स्थल पर एक किले का निर्माण किया। यह इसलिए किया गया क्योंकि पटना मगध साम्राज्य के केंद्र में था, जो इस तरह उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटानागपुर की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। पटना की स्थिति, जैसा कि बाद में उल्लेख है, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी। उदयदिन के बाद शिशुनाग राजवंश आया, जिसने अस्थायी तौर पर अपनी राजधानी वैशाली में हस्तांतरित कर दिया। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि अवंती की राजधानी उज्जैन का विनाश किया। इससे मगध और अवंती के बीच 100 वर्ष पुरानी शत्रुता समाप्त हो गई। इसके बाद अवंती मगध साम्राज्य का एक हिस्सा बन गया और यह मौर्य शासन के अंत तक बना रहा। शिशुनाग के बाद नंद आए, जो मगध के सबसे शक्तिशाली शासक साबित हुए। इनके पास इतनी बड़ी ताकत थी कि अलेक्जेंडर, जिसने उस समय पंजाब पर आक्रमण किया था, उसने पूर्व की तरफ आने की हिम्मत नहीं की। नंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर मगध की शक्ति बढ़ाई, जहां से वे विजय पदक के रूप में जीना की मूर्ति लाए। यह सब महापद्म नंद के शासनकाल में हुआ। इस शासन में एकराट होने का दावा किया, अर्थात एकमात्र ऐसा संप्रभुत्व संपन्न जिसने अन्य सभी शासकों का विनाश कर दिया। प्रतीत होता है कि उन्होंने कलिंग ही नहीं, कौशल पर भी कब्जा कर लिया था। नंद बहुत धनाढ्य और शक्तिशाली थे। कहा जाता है कि उनके पास 2 लाख पैदल सेना, 60,000 घुड़सवार सेना और 3,000 से 6,000 तक प्रशिक्षित हाथी थे। ऐसी विशाल सेना का गठन किसी प्रभावी कर प्रणाली के माध्यम से ही संभव है। जाहिर है कि इसी सोच विचार के कारण अलेक्जेंडर को नंदों पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं हुई। बाद में नंद कमजोर और अलोकप्रिय साबित हुए। मगध में उनके शासन को मौर्य साम्राज्य ने उखाड़ फेंका, जिसके शासनकाल में मगध साम्राज्य गौरव के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा। मगध की सफलता के कारण मौर्य के उत्थान से पहले 2 शताब्दियों के दौरान मगध साम्राज्य का विस्तार इसी अवधि के ईरानी साम्राज्य विस्तार के समान है। इस अवधि के दौरान भारत में सबसे बड़े राज्य का गठन बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे कई उद्यमी और महत्वाकांक्षी शासकों ने किया। उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार और राज्यों को मजबूत करने के लिए उचित अनुचित हर तरीके की अपनी शक्ति एवं साधनों का इस्तेमाल किया। हालांकि मगध के विस्तार का एकमात्र कारण यही नहीं था, कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारण भी थे। लौह काल में मगध एक लाभप्रद भौगोलिक स्थिति का इलाका था, क्योंकि प्रचुर मात्रा में लौह खादान मगध की सबसे प्राचीन राजधानी राजगीर से बहुत दूर स्थित नहीं थी। पड़ोस में ही पर्याप्त लौह अयस्क की सरल उपलब्धता ने मगध के राजकुमारों को उपयुक्त हथियारों से लैस होने में सक्षम बनाया, जो कि अपने प्रतिद्वंदियों को आसानी से उपलब्ध नहीं थे। लोहे के खान पूर्वी
लोहे के खान पूर्वी मध्य प्रदेश में भी स्थित है, वे अवंती और उसकी राजधानी उज्जैन से ज़्यादा दूर नहीं थे। ईसा पूर्व 500 में उज्जैन में लोहे को पिघलाया और ढाला जाता था और संभवतः लोहे ने अच्छे हथियारों का निर्माण किया। इस वजह से उत्तर भारत में मगध के लिए सर्वश्रेष्ठ बनने के मार्ग की सबसे बड़ी चुनौती अवंती थी और उज्जैन को अपने अधीन करने में मगध को लगभग 100 साल लगे। मगध को कुछ अन्य सुविधाएं भी थी। मगध की दोनों राजधानी राजगीर और पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित थी। राजगीर 5 पहाड़ियों के एक समूह से घिरा हुआ था, लिहाजा उन दिनों यह अवैध था जब तोहफे नहीं थी और किलों को नष्ट करना आसान नहीं था। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में मगध राजकुमारों ने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी, जिसने चारों तरफ से आवागमन वाले निर्णायक स्थानों पर कब्जा कर लिया। पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन के संगम पर स्थित था और चौथी नदी घाघरा पाटलिपुत्र के पास गंगा में मिलती थी। औद्योगिक काल से पहले जब संचार मुश्किल था, सेना नदियों के रास्ते उत्तर, पश्चिम और दक्षिण और पूर्व में जा आ सकती थी। इसके अलावा पटना की स्थिति वास्तव में अच्छी थी क्योंकि यह नदियों से घिरा हुआ था, जबकि गंगा और सोन इसे उत्तर और दक्षिण पश्चिम में और पुनपुन दक्षिण और पूर्व से घेर रहा था। इसलिए पाटलिपुत्र वास्तविक जल दुर्ग था। मगध मध्य गंगा के मैदानों के बीच स्थित था। गंगा इसे परिवहन और कृषि दोनों सुविधाएं प्रदान करती थी। चूँकि अधिकांश महाजनपद गंगा के मैदानों में स्थित थे, इसलिए नदियों के रास्ते से वहां पहुंच सकते थे। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में पटना के दक्षिणी भाग में पर्याप्त लकड़ी पाई जाती थी। मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में लकड़ी की दीवारों और घरों के बारे में बताते हैं। इस प्रकार नौकाओं का निर्माण आसानी से किया जाता था। इसने मगध को पूर्व और पश्चिम में साम्राज्य विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरह कृषि के लिए अनुकूल वातावरण ने मगध की सहायता की। एक बार जंगल की सफाई हो गई, फिर जलोढ़ मिट्टी बेहद उपजाऊ साबित हुई। भारी वर्षा के कारण जहाँ सिंचाई के बिना भी उत्पादन संभव था, ग्रामीण इलाकों में धान के विभिन्न किस्मों का उत्पादन होता था, जिसका उल्लेख शुरुआती बौद्ध ग्रंथों में किया गया है। यह क्षेत्र इलाहाबाद के पश्चिमी क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक उत्पादन योग्य था। इससे स्वाभाविक रूप से किसान काफ़ी अधिशेष खाद्यान्न का उत्पादन करने में सक्षम थे, जो करों के रूप में शासकों द्वारा ले लिए जाते थे। मगध के राजकुमारों को भी शहरों के उदय और धातु के पैसे के इस्तेमाल से लाभ हुआ। बुद्धकालीन पाली ग्रंथ में 20 शहरों का उल्लेख है। इनमें से ज़्यादातर मध्य गंगा के मैदानों में स्थित थे। उन्होंने उत्तर पूर्व में भारत में व्यापार और वाणिज्य में योगदान दिया। राजकुमार वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाते थे, जिससे वे अपनी सेना के रखरखाव हेतु धन जमा करते थे। मगध ने सैन्य संगठन में एक विशेष मुकाम हासिल किया। यद्यपि भारतीय राज्य घोड़ों और रथों के इस्तेमाल से पूर्णतः परिचित थे, लेकिन मगध ने पहली बार पड़ोसी देशों के खिलाफ युद्ध में बड़ी संख्या में हाथियों का इस्तेमाल किया। देश के पूर्वी भाग से मगध के राजकुमारों को हाथियां आपूर्ति होती थी। ग्रीक सूत्रों से पता चलता है कि नंदों के पास 6000 हाथी थे। वे किलों को ध्वस्त करने और जंगलों और दलदलों से युक्त सड़क विहीन रास्तों से होते हुए आगे बढ़ने में हाथियों का इस्तेमाल करते थे। अंततः हम यह भी कह सकते हैं कि मगध समाज के रूढ़ी विरोधी चरित्र के लोग थे। यहाँ किरात और मगध के लोग बसे हुए थे, जो रूढ़िवादी ब्राह्मणों की दृष्टि में नीच थे। वैदिक लोगों के आगमन के बावजूद यहाँ प्रजातियों का जो घुलना मिलना हुआ वह काफ़ी अच्छा था। यहाँ वैदिक लोगों का आगमन हाल ही में हुआ था, इसलिए पहले से वैदिक प्रभाव वाले इलाकों की अपेक्षा मगध में इसके विस्तार का उत्साह अधिक था। इन्हीं कारणों से मगध अन्य राज्यों को पराजित करने और भारत में पहला राज्य स्थापित करने में सफल रहा। यहाँ पे हमारा प्रादेशिक राज्य और मगध का उदय समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ईरान और मकदनिया का आक्रमण। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ईरानी आक्रमण। उत्तर पूर्वी भारत में छोटी रियायत और गणराज्य धीरे धीरे मगध राज्य में मिल गए। हालांकि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर पश्चिम भारत ने एक अलग तस्वीर पेश की। कंबोज, गांधार और मद्रास जैसी कई छोटी रियायतों ने आपस में संघर्ष किए। इस क्षेत्र में मगध की तरह कोई शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था जो युद्धग्रस्त समुदायों को मिलाकर संगठित साम्राज्य बना सके। चूँकि यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध था, इसने अपनी और पहाड़ियों का ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा हिंद कुश के दर्रों से यहाँ आसानी से प्रवेश किया जा सकता था। ईरान के आकिमीनिया के शासकों ने
जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार इसी समय मगध राज्य के राजकुमारों की तरह किया। उन्होंने उत्तर पश्चिम सीमा पर राजनीतिक मतभेदों का लाभ उठाया। ईरान के शासक डारियस ने ईसा पूर्व 516 में उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया और पंजाब, सिंधु के पश्चिमी भाग एवं सिंध पर कब्जा कर लिया। यह क्षेत्र 20वें प्रांत या ईरान के रियासत में परिवर्तित हो गया। इसमें कुल 28 रियासतें थीं। भारतीय रियासतों में सिंध उत्तर पश्चिम सीमा और पंजाब का हिस्सा शामिल था, जो सिंधु के पश्चिम में था। यह पंजाब का सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाला हिस्सा था, जो सिंधु के पश्चिम में था। यहाँ से 660 टैलेंट सोने का अनुदान मिलता था, जो ईरान को अपने एशियाई प्रांतों से प्राप्त कुल राजस्व का 1/3 हिस्सा था। ईरानी सेना में भारतीय प्रजा को भी भर्ती किया जाता था। डारियस के उत्तराधिकारी ज़ेरक्सेस ने यूनानियों के खिलाफ लंबे युद्ध के लिए भारतीयों को अपनी सेना में भर्ती किया। प्रतीत होता है कि अलेक्जेंडर के भारत पर आक्रमण के पहले भारत ईरानी साम्राज्य का एक हिस्सा था। संबंध के परिणाम: भारत ईरान संधि लगभग 200 वर्षों तक चली। इससे ईरान भारत के बीच व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला। सांस्कृतिक परिणाम अधिक महत्वपूर्ण थे। ईरानी लेखक भारत में लेखन का एक रूप लेकर आए, जिसे खरोष्ठी लिपि कहा जाता था। अब अरबी की तरह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में उत्तर पश्चिम भारत में अशोक के कुछ अभिलेख इसी लिपि में लिखे गए थे, जो भारत में 3री शताब्दी तक प्रयोग में रही। ईरान के सिक्के भी उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो ईरान के साथ वस्तु के आदान प्रदान को दर्शाते हैं। हालांकि ऐसे सोचना गलत है कि ईरान के साथ संधि के परिणाम स्वरूप पंच चिन्हित सिक्के भारत में उपयोग किए गए। हालांकि मौर्य शिल्प कला पर ईरानी प्रभाव को देखा जा सकता है। अशोक के स्मारकों, विशेष रूप से घंटे के आकार के बनने वाले गुंबद, एक हद तक ईरानी नमूनों से मिलते जुलते हैं। ईरान का प्रभाव अशोक के राज्यादेशों के साथ साथ उनमें इस्तेमाल होने वाले कुछ शब्दों और लिपियों में भी मिलते हैं। उदाहरण के लिए ईरानी शब्द दीपी के लिए अशोक के समय के लेखकों ने लिपि शब्द का इस्तेमाल किया। ऐसा भी प्रतीत होता है कि ईरानियों के माध्यम से यूनानियों ने भारत के अकूत धन के बारे में जाना, जिससे उनका लालच बढ़ा और भारत पर सिकंदर के आक्रमण का कारण बना। सिकंदर का आक्रमण ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में यूनानी और ईरानियों ने दुनिया में सर्वशक्तिमान बनने के लिए लड़ पड़े। मैसिडोनिया के सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों ने अंततः ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया। सिकंदर ने न केवल एशिया माइनर यानी तुर्की और इराक, बल्कि ईरान को भी जीत लिया। ईरान से वह भारत की ओर बढ़ा। जाहिर है कि ऐसा उन्होंने भारत के अपार धन के लालच में किया। हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहते हैं, तो अगर क्वेश्चन आता है इतिहास का पिता किसे कहते हैं, तो हम लोग बता सकते हैं कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहते हैं। उसने और यूनान के अन्य लेखकों ने भारत की भव्यता का चित्रण किया, जिससे सिकंदर यहाँ आक्रमण के लिए लालायित हुआ। सिकंदर को भी भौगोलिक ज्ञान और प्राकृतिक इतिहास को सिकंदर को भी भौगोलिक ज्ञान और प्राकृतिक इतिहास को जानने की ललक थी। उसने सुना था कि भारत के पूर्वी किनारे पर कैस्पियन सागर था। यह पूर्ववर्ती विजेताओं के मिथकीय कारनामों से भी प्रेरित था, जिसका अनुकरण कर वह उसे भी पार कर जाना चाहता था। उत्तर पश्चिम की राजनीतिक स्थिति उनकी योजनाओं के अनुकूल थी। यह क्षेत्र कई स्वतंत्र राजशाहों और कबीलाई गणराज्यों में विभाजित था, लेकिन वे जिन रियायतों के अंतर्गत आते थे उससे वह संपूर्ण समर्पण भाव और दृढ़ता से जुड़े हुए थे। सिकंदर ने इन रियायतों को बारी बारी से जीतना आसान समझा। इन क्षेत्रों के शासकों में से 2 शासक विख्यात थे, अंभी और तक्षशिला के राजकुमार और पोरस, जिसका राज्य झेलम और चिनाब के बीच था। वे एक साथ मिलकर सिकंदर की बढ़त का प्रभावी रूप से विरोध कर सकते थे, लेकिन वे संयुक्त मोर्चा बनाने में असफल रहे और इसलिए खैबर दर्रा बिना प्रभावी प्रहरी के था। ईरान की विजय के बाद सिंबुल की तरफ बढ़ा। ईरान के
विजय के बाद सिकंदर काबुल की तरफ बढ़ा, जहां वह ईसापूर्व 326 में खैबर दर्रे से होकर भारत की ओर चल दिया। सिंधु तक पहुंचने में उसे 5 महीने लगे। तक्षशिला का शासक अंभी सिकंदर से शीघ्र पराजित हो गया और सिकंदर की सेना और मजबूत हो गई। साथ ही उसने अपने खजाने की भरपाई भी की। झेलम पहुंचने पर सिकंदर को पहले और कड़े प्रतिरोध का सामना पोरस से करना पड़ा। हालांकि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया, किंतु वह उसकी बहादुरी और साहस से प्रभावित था, इसलिए अपने राज्य को उसके पास ही रहने दिया और उसे अपना सहयोगी बना लिया। सिकंदर ब्यास नदी तक पहुंच चुका था। वह उत्तर की तरफ और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी सेना ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। यूनानी सैनिक युद्ध के कारण थकान और बीमारी के शिकार हो गए थे। भारत की गर्म जलवायु और 10 वर्षों के निरंतर युद्ध अभियान ने उन्हें बुरी तरह से बीमार बना दिया था। वे सिंधु के किनारे भारतीय लड़कों के युद्ध कौशल से भी परिचित हो चुके थे, जिससे वे आगे बढ़ने से कतरा रहे थे। यूनानी इतिहासकार एरियन बताते हैं कि युद्ध की कला में भारतीय उस समय के क्षेत्र में रहने वाले अन्य राष्ट्रों से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ थे। विशेषकर ग्रीक सैनिकों को गंगा पर तैनात एक विशाल सेना के बारे में भी सूचना थी। यह स्पष्ट रूप से नंदों के शासनकाल का मगध साम्राज्य था, जिसके पास सिकंदर से भी कहीं अधिक सैनिक थे। इसलिए आगे बढ़ने के लिए सिकंदर के कई आदेशों के बावजूद ग्रीक सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। सिकंदर ने दुखी होते हुए कहा, मैं उनको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ जो निष्ठाहीन और कायर है, जो भय से ग्रसित है। जो राजा अपने दुश्मनों के हाथों कभी नहीं हारा था, उसे अपने ही लोगों ने हरा दिया। उसे अपने ही लोगों ने पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया और पूर्ववर्ती साम्राज्य पर शासन का उसका सपना अधूरा रह गया। लौटते समय सिकंदर भारतीय सीमा के अंत तक पहुंचते हुए कई छोटे गणराज्यों को पराजित करता गया। वह निरंतर 19 महीनों तक भारत में युद्धरत रहा, जिससे उसके पास अपने विजय को व्यवस्थित करने तक का भी समय नहीं मिला। फिर भी उसने कुछ व्यवस्थाएं की। विजित राज्यों को अधिकांशतः उसके ही शासक को सौंप दिया गया था, जिन्होंने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली थी। हालांकि उनकी क्षेत्रीय संपत्ति को 3 भागों में विभाजित कर 3 ग्रीक राज्यपालों के अधीन रखा गया था। उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए कई शहरों की स्थापना भी की। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव। सिकंदर के आक्रमण ने प्राचीन यूरोप को प्राचीन दक्षिण एशिया के निकट संपर्क में आने का पहला अवसर प्रदान किया। सिकंदर का भारतीय अभियान एक विजयी सफलता थी। उन्होंने अपने साम्राज्य को ऐसे भारतीय प्रांत से जोड़ा जो ईरान द्वारा विजित प्रांत की तुलना में काफ़ी बड़ा था। हालांकि यूनानी शासकों द्वारा क्षेत्र जल्द ही मौर्य शासकों के अधीन हो गया। भारत और ग्रीस के बीच कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होना इस आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था। सिकंदर के अभियान ने भूमि और समुद्र के माध्यम से 4 अलग अलग मार्ग प्रशस्त किए, जिससे यूनानी व्यापारियों और कारीगरों को भारत करने की मौजूदा सुविधाएं बढ़ गई। यद्यपि सिकंदर के आक्रमण से पहले भी उत्तर पश्चिम में रहने वाले कुछ यूनानियों के बारे में सुना गया। इस आक्रमण से वहां ग्रीक या यूनानी उपनिवेश स्थापित हुए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण काबुल क्षेत्र में अलेक्जेंड्रिया, झेलम तट पर बैकेफल एवं सिंध में अलेक्जेंड्रिया शहर थे। हालांकि मौर्य ने पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के शासनकाल में ग्रीक वहां बने रहे। सिकंदर को उस रहस्यमयी सागर के भूगोल में बहुत रुचि पैदा हो गई थी, जिसे उसने सिंधु के मुहाने पर पहली बार देखा। इसलिए उसने तटों को तलाशने और सिंधु के मुहाने से यूफ्रेट्स महानद तक बंदरगाहों की खोज करने के लिए एक जहाज बेड़ा अपने मित्र नियरकस के साथ भेजा। नतीजा सिकंदर के इतिहासकार उस मूल्यवान भौगोलिक इतिहास को लिख गए, जिस पर सिकंदर के अभियानों का सही उल्लेख है, जिससे हमें आगामी घटनाओं के सही भारतीय कालक्रम स्थापित करने में मदद मिलती है। सिकंदर के इतिहासकारों से हमें समय की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वे हमें सती प्रथा, गरीब माता पिता द्वारा बाजारों में लड़कियों और उच्च पश्चिम भारत में बैलों की अच्छी नस्ल की बिक्री के बारे में बताते हैं। सिकंदर ने यहाँ से ग्रीस में उपयोग करने के लिए 2 लाख बैल मैसिडोनिया भेजे। बढ़ईगिरी की कला भारत में सबसे अधिक समृद्ध थी। नाव और जहाज़ों का निर्माण करते थे। बड़े रथ, नाव और जहाज़ों का निर्माण करते थे। उत्तर पश्चिमी भारत में
छोटे राज्यों की क्षमता नष्ट कर सिकंदर के आक्रमण ने उस क्षेत्रों में मौर्य साम्राज्य के विस्तार के लिए मार्ग प्रशस्त किया। परंपरा अनुसार मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की सैन्य मशीन को काम करते देखा और इससे कुछ ज्ञान प्राप्त किया, जिससे उन्होंने नंदों की शक्ति का सर्वनाश कर दिया। सो यहाँ पे हमारा ईरान और मकदूनिया का आक्रमण समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मौर्य काल। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। मैं थोड़ा पानी पी लूँ, तब तक आप लोग भी कुछ खा पी लीजिए। चलिए, हमें आशा है आप लोग भी रेडी हो गए हैं। पढ़ते हैं मौर्य काल। मौर्य काल। चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जो एक साधारण कुल और परिवार के थे। ब्राह्मणवादी परंपरा के अनुसार वे नंदों के रनवास में रहने वाली एक क्षुद्र महिला मुरु की कोख से पैदा हुए थे। क्षुद्र महिला मुरु की कोख से। हालांकि प्राचीन बौद्ध परंपरा से पता चलता है कि मौर्य नेपाली तराई के पास गोरखपुर क्षेत्र के पिपहलीवन के छोटे गणराज्य के क्षत्रिय वंश या शासक वंश के थे। यह संभव है कि चंद्रगुप्त भी इसी कबीले से रहे हो। उन्होंने नंद शासन के अंतिम दिनों का लाभ उठाया। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, उनकी मदद से चंद्रगुप्त ने नंदों का प्रभुत्व मिटाकर मौर्य वंश की शासन की स्थापना की। 9वीं शताब्दी में विशाखदत्त रचित नाटक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य द्वारा रची गई कूटनीतियों का वर्णन है। इस विषय पर आधुनिक समय के कई नाटक लिखे गए हैं। यूनानी लेखक जस्टिन कहते हैं कि 6 लाख सेना के साथ चंद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत को जीत लिया था। यह बात सच हो या न हो, लेकिन इतना सच है कि चंद्रगुप्त ने सिंधु के पश्चिमी क्षेत्र पर शासन कर रहे सेल्यूकस के शिकंजे से उत्तर पश्चिमी भारत को मुक्त कराया। यूनानी वायसराय के साथ युद्ध में चंद्रगुप्त विजयी साबित हुए। आखिरकार दोनों के बीच में शांति समझौता हुआ। 500 हाथी के बदले में सेल्यूकस ने उन्हें न केवल अपनी बेटी बल्कि पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध का पश्चिमी इलाका भी दे दिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य कायम किया, जिसमें बिहार, उड़ीसा, बंगाल ही नहीं, पश्चिम और उत्तर पश्चिम भारत और दक्कन भी शामिल थे। केरल, तमिलनाडु और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों के अलावा मौर्य ने लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर शासन किया। उत्तर पश्चिम में उन्होंने उन खास क्षेत्रों पर भी दबदबा बनाया जिन्हें ब्रिटिश साम्राज्य भी अपना हिस्सा नहीं बना पाए। मौर्य ने गणराज्यों या संघों को भी जीत लिया, जिसे कौटिल्य साम्राज्य विस्तार में बाधक मानते थे। साम्राज्य का गठन। मौर्य ने प्रशासन की एक विस्तृत व्यवस्था और तंत्र स्थापित किया। इसका उल्लेख मेगस्थनीज के लेखन और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत थे जो सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे गए थे। वे मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में रहते थे, जहां रहकर उन्होंने पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन के साथ साथ पूरे मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा। मेगस्थनीज का लेखन पूर्णतः उपलब्ध नहीं है, लेकिन कई यूनानी लेखकों के लेखन में मेगस्थनीज द्वारा उल्लिखित उद्धरण मिलते हैं। इन उद्धरणों को संग्रहित कर इंडिका शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित हुई, जो मौर्य काल के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था पर यथोचित प्रकाश डालती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को मेगस्थनीज के लेखन का पूरक माना जा सकता है। समग्र रूप से अर्थशास्त्र का संकलन मौर्य काल के कुछ एक शताब्दी बाद भले ही किया गया हो, लेकिन इसके कुछ अध्यायों में मौर्य युगीन प्रशासन और अर्थव्यवस्था के बारे में वास्तविक सूचना और सामग्री मिलती है। इन दोनों स्रोतों से हमें चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने में मदद मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य स्पष्ट रूप से पूर्ण शासक थे। उन्होंने सारी शक्ति अपने अधीन कर ली थी। अर्थशास्त्र की माने तो उन्होंने उल्लेख है कि इस राजा ने उच्च आदर्श स्थापित किए। उन्होंने कहा कि प्रजा की खुशी में उनकी खुशी है और प्रजा की परेशानियां उनकी अपनी परेशानियां हैं। हालांकि इस बात की सूचना नहीं है कि राजा ने इन आदर्शों का अनुपालन कितना किया। मेगस्थनीज के अनुसार राजा की मदद करने के लिए एक बौद्धिक परिषद से सहायता
मिलती थी। वैसे इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि राजा उनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य होते थे, क्योंकि उच्च अधिकारियों का चुनाव उनकी परिषद के सदस्यों में से होता था। पूरा साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित किया गया था और इसमें से प्रत्येक को एक राजकुमार के अधीन रखा गया था जो शाही राजवंश के वंशज थे। प्रांतों को छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया था। ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की गई थी। खुदाई से पता चलता है कि मौर्य काल के नगरों की काफ़ी बड़ी संख्या है। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैन और तक्षशिला उनमें सबसे महत्वपूर्ण नगर थे। मेगस्थनीज के अनुसार भारत में कई नगर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने पाटलिपुत्र को सबसे महत्वपूर्ण माना। वे इसे पलिबोथरा कहते हैं। इस यूनानी शब्द का अर्थ है द्वार वाला नगर। उनके अनुसार पाटलिपुत्र एक गहरी खाई और 570 टावर सहित लकड़ी की दीवार से घिरा हुआ था और 64 दरवाजे थे। खाई, लकड़ी के घेरे और लकड़ी के मकान उत्खनन में पाए गए हैं। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र 9.33 मील लंबा और 1.75 मील चौड़ा था। यह आकार आज के पटना से मिलता है, क्योंकि आज भी पटना की लंबाई अधिक और चौड़ाई कम है। इस लिहाज से इस साक्ष्य को देखते हुए मेगस्थनीज पर विश्वास करना संभव लगता है। यूनानी राजदूत ने मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र के प्रशासन का भी उल्लेख किया है। इस नगर के प्रशासन के लिए 6 समितियां थीं, जिसमें से प्रत्येक में 5 सदस्य थे। इन समितियों को स्वच्छता, विदेशियों की देखभाल, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण, वजन और मापन के विनियमन और इसी तरह के अन्य कार्य दिए गए थे। बिहार के कई स्थानों में मौर्य काल से संबंधित विभिन्न प्रकार की तौल माप पाए गए हैं। कौटिल्य के अनुसार केंद्रीय शासन ने राज्य के लगभग 2 दर्जन विभाग बनाए, जो कम से कम राजधानी के निकटवर्ती क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को देखता था। चंद्रगुप्त के प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता विशाल सेना का रखरखाव था। यूनानी लेखक प्लिनी लिखते हैं कि चंद्रगुप्त के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार सैनिक और 9,000 हाथी थे। एक अन्य सूत्र से पता चलता है कि मौर्य के पास 8,000 रथ थे। इसके अतिरिक्त ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य ने एक नौसेना भी बनाई। मेगस्थनीज के अनुसार सशस्त्र बलों का प्रशासन 30 अधिकारियों के एक बोर्ड, जो 6 समितियों में विभाजित थे, जिसमें प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे, उनके द्वारा संचालित होता था। ऐसा लगता है कि सशस्त्र बलों के 6 अंगों सेना, घुड़सवार, हाथी, रथ, नौसेना और परिवहन अलग अलग समितियों के जिम्मे सौंपा गया था। मौर्य साम्राज्य की ताकत नंदों के लगभग तिगुनी थी। पर्याप्त आय और साम्राज्य के विस्तार के कारण ही यह सब संभव हुआ होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने इतनी बड़ी सेना का खर्च कैसे वहन किया? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की माने तो प्रतीत होता है कि लगभग सभी आर्थिक गतिविधियों को राज्य नियंत्रित करता था। राज्यों ने किसानों और मजदूरों की सहायता से नई जमीनों को कृषि के लिए उपयुक्त बनाया। खेती के लिए उपयुक्त नई जमीन पर बसाए गए नए किसानों ने से राजस्व के रूप में अच्छा कर मिला। ऐसा प्रतीत होता है कि किसानों से एकत्र किए गए कर उनके उत्पादन के 1/4 से 6 हिस्से तक होते थे। जिन लोगों को राज्य द्वारा सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई थी, उन्हें इसके लिए भुगतान करना पड़ता था। इसके अलावा आपातकाल के समय किसानों को अधिक फसल उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। बिक्री के लिए नगर में लाई गई वस्तुओं पर कर लगाए जाते थे और नगरों के प्रवेश पर भी वसूली की जाती थी। उसके अलावा राज्य को खनन, शराब की बिक्री, हथियारों के निर्माण आदि में एकाधिकार प्राप्त था। स्वाभाविक रूप से इससे शाही खजाने को विशाल संसाधन प्राप्त हुआ और वह समृद्ध हुआ। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने एक सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की और इसे एक ठोस वित्तीय आधार दिया। अशोक ईसा पूर्व 273 से 32 मतलब 41 ईयर्स। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार ने शासन किया, जिसका शासनकाल यूनानी राजकुमारों के साथ संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। उसके पुत्र अशोक मौर्य शासन में सबसे महान थे। बौद्ध परंपरा के अनुसार वे अपनी शुरुआती जीवन में इतने क्रूर थे कि उन्होंने अपने 99 भाइयों को सिंहासन के लिए मार डाला। हालांकि यह कथन एक किंवदंती पर आधारित है, यह मिथक भी हो सकता है। अशोक की जीवनी बौद्ध लेखकों द्वारा लिखी कल्पना से भरी है, इसलिए इसे गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। अशोक के अभिलेख।
अशोक का इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर पुनर्निर्मित है, जिसकी संख्या 39 है, जो बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, विशिष्ट शिलालेख, बृहद स्तंभ शिलालेख और लघु स्तंभ शिलालेख के रूप में 5 तरह से वर्गीकृत किया गया है। अशोक का नाम उन लघु शिलालेखों की प्रतियों में आता है जो कर्नाटक में 3 स्थलों पर और मध्य प्रदेश में 1 स्थान पर पाई गई है। इस तरह से कुल मिलाकर अशोक का नाम 4 बार आता है। यह महत्वपूर्ण है कि अशोक का नाम उत्तर पश्चिम भारत के किसी भी अभिलेख में नहीं आता है। जिन अभिलेखों में उनका नाम नहीं मिलता उनमें केवल देवा नाम पियादासी का उल्लेख था, देवताओं के प्रिय, और इस कारण अशोक का नाम छोड़ दिया गया। अशोक द्वारा अपनाया गया खिताब देवान पिया या भगवान का प्रिय अनोखा नहीं था, बल्कि यह उनके पूर्वजों द्वारा भी अपनाया गया था। हालांकि पियादासी या प्रियदर्शी उनके लिए अनूठा शीर्षक है। अशोक के अभिलेख भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में पाए गए हैं। कुल मिलाकर वे 47 स्थानों पर गए हैं और इनकी कुल संख्या 182 है। इनमें 2 एलिक्टस अध्यादेश शामिल है जिन्हें नकली माना जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि अशोक के अभिलेख, जो आमतौर पर प्राचीन राजमार्गों पर स्थित थे, अफगानिस्तान में 6 स्थानों पर पाए गए हैं। उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में वे प्राकृतिक में रचे हैं और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। हालांकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में ये आर्मिक भाषा और खरोष्टी में मिलते हैं और अफगानिस्तान में ये आर्मेइक और यूनानी दोनों भाषाओं और लिपियों में लिखे गए हैं। वे पहले भारतीय राजा थे जिन्होंने अपने अभिलेखों के माध्यम से सीधे लोगों से बात की, जिसमें शाही आदेश होते थे। अभिलेखों में लेख अशोक के जीवन, उनकी बाहरी और घरेलू नीतियों और उनके राज्य के विस्तार की जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध का प्रभाव। अशोक की आंतरिक और बाहरी नीतियां बौद्ध धर्म के विचारों से प्रेरित और प्रभावित हुई। सिंहासन पर विराजमान होने के बाद अशोक ने न केवल विशाल युद्ध किए, जिसे कलिंग युद्ध कहा जाता है, उसके अनुसार इस दौरान 1 लाख लोग मारे गए, लाखों तबाह हो गए और 1.5 लाख को कैदी बना लिया गया। इतनी संख्या अतिशयोक्ति प्रतीत होती है क्योंकि अशोक के अभिलेखों में सतहस्त्र 100,000 सतहस्त्र का इस्तेमाल किया गया है, जो एक कहावत के तौर पर किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा इस युद्ध में नरसंहार को देखकर अत्यधिक आहत हो गया। युद्ध ने ब्राह्मण पुजारियों और बौद्ध भिक्षुकों को बहुत कष्ट पहुंचाया और इसके लिए अशोक को बहुत दुख और पश्चाताप हुआ। इसलिए अशोक ने साम्राज्य के विजय की नीति त्याग दी। साम्राज्य के विजय की नीति को त्याग दिया और सांस्कृतिक विजय की नीति अपनाई। दूसरे शब्दों में भेरी घोष का स्थान धम्म घोष ने ले लिया। हम 13वें बृहद शिलालेख से अशोक के शब्दों को उद्धृत कर रहे हैं। राजा बनने के अशोक लिखता है, राजा बनने के 8 वर्ष बाद भगवान का प्रिय राजा पियादासी या प्रियदर्शी ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध में 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया, 1 लाख लोग मारे गए और ऐसे कितने लोग तबाह हो गए। बाद में जब कलिंग को कब्जा कर लिया गया, भगवान के प्रिय ने बड़ी निष्ठा के साथ धम्म को अपनाया, धम्म की कामना की और धम्म के उपदेश दिए। कलिंग को जीतने पर भगवान के प्रिय पश्चाताप में डूब गए, क्योंकि जब एक देश पर विजय मिलती है तो हत्या, मौत और पलायन होता है। यह सब भगवान के प्रिय के लिए बहुत दुखद है और उनके मन पर भारी बोझ की तरह है। भगवान के प्रिय के लिए इससे अधिक दुखद यह है कि जो लोग वहाँ रहते हैं, चाहे वे ब्राह्मण, श्रमण या अन्य संप्रदायों के लोग हो या शिक्षकों के आज्ञाकारी अनुयायी और अपने मित्रों, परिचितों, साथियों, संबंधियों के प्रति समर्पित, रिश्तेदारों, दास और नौकर के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करने वाले सभी अपने प्रियजनों की हिंसा, हत्या और अलगाव को झेलते हैं। कलिंग विजय के दौरान जो मारे गए या मर गए, अगर उनका 100वां या 1000वां हिस्सा भी लोगों को भुगतना पड़ता है तो देवों के प्रिय के लिए यह आहत और दुखी करने वाला होगा। यह उन पर बहुत भारी बोझ होगा। देवों के प्रिय धम्म की जीत को सबसे बड़ी जीत मानते हैं। अशोक ने कबीलाई लोगों और सीमावर्ती राज्यों को विचारधारात्मक रूप से प्रभावित किया। कलिंग के राज्यों की प्रजा को कहा
गया कि वह राजा को पिता के समान माने और उन पर भरोसा करे। अशोक द्वारा नियुक्त अधिकारियों को अपनी प्रजा के सभी वर्गों के बीच इस विचार का प्रचार करने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही कबीलाई लोगों को भी धम्म या धर्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए कहा गया। अशोक बाहरी राज्यों को सैन्य विजय के लिए उचित नहीं मानते थे। उनकी राज्यों के लोगों और जानवरों के कल्याण के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाए। जो उस समय की स्थितियों के मद्देनज़र एक नई चीज़ थी। उन्होंने पश्चिम एशिया और यूनान में यूनानी साम्राज्यों में शांति दूत को भेजा। यह सब अशोक के अभिलेखों पर आधारित है। यदि हम बौद्ध परंपरा की माने तो यह पता चलेगा कि उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका और मध्य एशिया में धम्म प्रचारकों को भेजा। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक की पहल का समर्थन करता अभिलेखीय साक्ष्य मौजूद है। एक प्रबुद्ध शासक के रूप में अशोक ने प्रचार के माध्यम से अपने प्रभाव क्षेत्र को विस्तृत करने की कोशिश की। यह सोचना गलत होगा कि कलिंग युद्ध ने अशोक को अत्यंत शांतिवादी बना दिया। शांति के लिए शांति की नीति उन्होंने हर परिस्थिति में नहीं अपनाई, बल्कि अपने साम्राज्य को मजबूत करने की व्यवहारिक नीति भी अपनाई। उन्होंने विजय के बाद कलिंग को अपने पास रखा और इसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बनी बड़ी सेना को भंग कर दिया, जो ऐसा देखने को नहीं मिलता। यद्यपि उन्होंने जनजातीय लोगों को धर्म की नीति का पालन करने के लिए कहा। उन्होंने सामाजिक व्यवस्था और धर्म के स्थापित नियमों का उल्लंघन करने वालों को प्रतिकूल परिणामों की चेतावनी दी। साम्राज्य के भीतर उन्होंने अधिकारियों का एक वर्ग नियुक्त किया जिन्हें राजुका नाम से जाना जाता था, जिन्हें यह अधिकार दिया गया था कि वे न केवल लोगों को इनाम बल्कि जब भी आवश्यकता हो सजा भी दे। इस तरह से साम्राज्य को मजबूत करने की अशोक की नीति सफल रही। गंधार के अभिलेख में शिकारी और मछुआरों के साथ उनकी सफल नीति का उल्लेख है, जिन्होंने पशु हत्या त्याग कर संभवतः अस्थायी रूप से कृषि जीवन अपना लिया। आंतरिक नीति और बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। परंपरा अनुसार वे एक भिक्षुक बन गए, बौद्धों को बड़ा उपहार दिया और बौद्ध धर्मस्थलों की तीर्थ यात्राएं की। उनके अभिलेखों में वर्णित धम्म यात्राओं में उनके द्वारा किए गए बौद्ध मंदिर यात्राओं का भी उल्लेख मिलता है। परंपरा अनुसार अशोक ने तीसरे बौद्ध परिषद संगीति का आयोजन किया और न केवल दक्षिण भारत बल्कि श्रीलंका, म्यांमार और अन्य देशों में लोगों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित करने के लिए अपने प्रचारक भेजे। ईसा पूर्व दूसरी और पहली शताब्दी में ब्राह्मी लिपि के अभिलेख श्रीलंका में पाए गए हैं। अशोक ने खुद के लिए बहुत ही उच्च आदर्श स्थापित किए और यह पृथ्वीशाही का आदर्श था। उन्होंने बार बार अपने अधिकारियों से अपनी प्रजा को बताने के लिए कहा कि राजा उन्हें अपनी संतान समझते हैं। राजा के प्रतिनिधि के रूप में अधिकारियों को भी लोगों की देखभाल करने के लिए कहा गया। अशोक ने धम्म महापात्रों को महिला सहित विभिन्न सामाजिक समूहों में धर्म प्रचार के लिए नियुक्त किया और अपने साम्राज्य में न्याय लागू करने के लिए राजुका नियुक्त किए। अशोक अनुष्ठानों को नहीं मानते थे, विशेष रूप से महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाले। उन्होंने कुछ खास तरह के पशु पक्षियों की हत्या पर रोक लगा दी। शाही रसोइयों में पशु वध निषेध कर दिया गया और पशु बलि को भी मना कर दिया गया। उन्होंने ऐसे सामाजिक उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया जिसमें लोग अति आनंदोन्माद में लिप्त रहते थे। हालांकि अशोक का धर्म संकीर्ण नहीं था, उसे साम्राज्यवादी नहीं माना जा सकता है। उनके कंधार यूनान अभिलेखों ने संप्रदायों के बीच मैत्री का प्रचार किया। अशोक के अभिलेख को धम्म लिपि कहा जाता है, जिसमें न केवल धर्म और नैतिकता को बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक मामलों को भी शामिल किया गया है। इसकी तुलना ब्राह्मणवादी प्रभाव के अंतर्गत संस्कृत में लिखे धर्मशास्त्रों और विधान संहिता से की जा सकती है। भले ही धम्म लिपि बौद्ध प्रभाव में प्राकृतिक में लिखी गई थी, लेकिन यह धर्मशास्त्रों की तरह सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती है। अशोक के आदेशों की तुलना ब्राह्मणवादी राजाओं द्वारा संस्कृत में जारी किए जाने वाले शासकों या शाही आदेशों से की जा सकती है। सामाजिक व्यवस्था को संरक्षित रखना इसका व्यापक उद्देश्य था। उनका उपदेश था कि लोगों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुकों का सम्मान करना चाहिए और दासों एवं नौकरों पर दया करनी चाहिए। कुल मिलाकर धम्म लिपि ने लोगों से दृढ़ भक्ति या राजा के प्रति निष्ठा रहने को कहा। ये निर्देश बौद्ध और ब्राह्मण दोनों धर्मों में पाए जाते हैं। अशोक ने लोगों को जियो और जीने दो की दीक्षा दी।
शिक्षा दी। उन्होंने पशुओं के प्रति करुणा और सगे संबंधियों के प्रति उचित व्यवहार पर बल दिया। उनकी शिक्षा का उद्देश्य परिवार और मौजूदा सामाजिक वर्गीय संस्था को सुदृढ़ करना था। वे मानते थे कि अगर लोग अच्छा व्यवहार करें तो उन्हें स्वर्ग मिलेगा, लेकिन कभी नहीं कहा कि वे निर्वाण को प्राप्त करेंगे। जो बौद्धिक शिक्षाओं का लक्ष्य था, इस प्रकार अशोक की शिक्षा सहिष्णुता के आधार पर मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की थी। उन्होंने किसी भी तरह से सांप्रदायिक या कट्टर मत का प्रचार नहीं किया। इतिहास में अशोक का स्थान। कहा जाता है कि अशोक की शांति नीति ने मौर्य साम्राज्य को नष्ट कर दिया, लेकिन यह सच नहीं है। इसके विपरीत अशोक ने कई उपलब्धियां हासिल की। वे निश्चय ही प्राचीन दुनिया के इतिहास में एक महान मिशनरी शासक थे। अपने मिशन के लिए उन्होंने पूरे उत्साह एवं लगन से काम किया, देश और विदेश में महान उपलब्धियां हासिल की। अशोक ने देश का राजनीतिक एकीकरण किया। उन्होंने आगे चलकर इसे एक धर्म, एक भाषा और लगभग एक लिपि ब्राह्मी से जोड़ दिया। उसका उद्देश्य उनके अधिकांश अभिलेखों में किया गया। देश को एकजुट करने में उन्होंने खरोष्टी, आर्मेइक और यूनानी जैसे भारत के बाहर की लिपियों का सम्मान भी किया। उनके अभिलेख विभिन्न भाषाओं की तरह केवल प्राकृत में नहीं बल्कि यूनानी और विशेषकर आर्मेइक में भी है, जो प्राचीन सीरिया की एक सेमेटिक भाषा थी। उनके बहुलिपि और बहुभाषी अभिलेख न उन्हें साक्षर लोगों से संपर्क साधने में सक्षम बनाया। अशोक ने एक सहिष्णु धार्मिक नीति का पालन किया। अपनी प्रजा पर अपने बौद्ध मत को जबरदस्ती थोपने का प्रयास नहीं किया। इसके विपरीत उन्होंने बौद्ध और बौद्ध विरोधी संप्रदायों को भी भेंट उपहार दिए। अशोक को धर्म प्रचार के काम में बेहद रुचि थी और वे उत्साह से भरे हुए थे। उन्होंने साम्राज्य के दूर दराज के हिस्सों में अधिकांश अधिकारी नियुक्त किए। उन्होंने विकसित गंगा घाटी और सुदूर पिछड़े प्रांतों के बीच सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा दिया। फलस्वरूप जो मध्यवर्ती इलाकों की विशिष्टता थी, वह कलिंग, निचले डेक्कन और उत्तरी बंगाल तक फैल गई। आखिरकार अशोक को शांति, आक्रमण न करने वाले और सांस्कृतिक विजय की नीति के लिए इतिहास में जाना जाता है। भारतीय इतिहास में उनके पहले शांति के लिए ऐसी नीति का कोई उदाहरण नहीं था। ऐसा उदाहरण अन्यत्र भी कहीं नहीं था, सिवाय मिस्र के, जहां ईसापुर 14वीं शताब्दी में अखनातून ने शांत नीति का पालन किया था। लेकिन अशोक अपने मिस्र के पूर्ववर्ती से अवगत नहीं थे। यद्यपि कौटिल्य ने राजा को पूरी तरह से भौतिक विजय की सलाह दी थी, किंतु अशोक ने इसके ठीक विपरीत नीति का अनुसरण किया। अशोक ने अपने उत्तराधिकारी को आक्रमण और विजय की नीति त्यागने को कहा, जिसे मगध के राजा कलिंग तक अपनाते रहे। अशोक ने शांति की नीति अपनाने की सलाह दी, जो 2 शताब्दियों से लगातार चल रहे आक्रमण युद्धों के बाद जरूरी था। उन्होंने लगातार अपनी नीति का पालन किया और उस पर अडिग रहे। हालांकि उनके पास पर्याप्त संसाधन थे, अपनी विशाल सेना को बनाए रखा, किंतु उन्होंने कलिंग विजय के बाद कोई युद्ध नहीं किया। इस अर्थ में अशोक अपने काल और पीढ़ी से निश्चय ही बहुत आगे के शासक थे। हालांकि अशोक की नीति का उनके उपराजाओं और जागीरदारों पर कोई अस्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने ईसापुर 232 में अशोक की सेवानिवृत्ति के बाद अपने संबंधित क्षेत्रों में खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। इस तरह अशोक की नीति उनके पड़ोसियों को भी परिवर्तित करने में सफल नहीं हुई। ईसापुर 332 में अशोक के सत्ता छोड़ने के 30 साल के भीतर ही पड़ोसी राजाओं ने उसके उत्तर पश्चिम सीमा से अलग हो गए। हमारा यहाँ पे मौर्य काल समाप्त होता है। तो हम लोगों ने आज प्रादेशिक राज्य और मगध का उदय, दूसरा ईरान और मकदूनिया का आक्रमण और तीसरा मौर्य काल के बारे में पढ़ा। इसी तरह के वीडियो और इसी तरह की अच्छी जानकारी प्राचीन भारत के बारे में हमारे वीडियो से हमारे YouTube चैनल से जुड़िए, जिससे आप सभी को नई चीज़ें सीखने सुनने को मिल सकता है और ऐसे ही मिलता रहेगा। जो लोग अभी मैं हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमें भी सपोर्ट मिल सके। तब तक के लिए चलिए, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।